नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने आगे बढ़ती हुई सीरीज़ में तीसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 2 पार्ट मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, जो कि 2018 में जो पेपर हुआ था एमपी टेट माध्यमिक शिक्षक भर्ती का, उसके अपन 2 पार्ट डाल चुके हैं। तीसरा पार्ट है जो कि हम प्रीवियस से पेपर हल कर रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं। हाँ, किसी को रटना तो है नहीं, हम बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न को विस्तार पूर्वक हल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही हल करते रहे मेरे साथ तो आप बाल विकास में अपने आप को बेहतर पाओगे पहले की अपेक्षा। पहला प्रश्न है, कॉलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम खालिस्तान है। पहले चर्चा आती है कि हमें पहले पता तो होना चाहिए कि कॉलर है कौन। आंसर पढ़ने से पहले हम यहाँ 2 मिनट में आपके लूँगा। कॉलर कौन था, यह अंतर्दृष्टि क्या है जिसके बारे में कॉलर ने सिद्ध किया, तो इसके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम से जो अब मेरा तात्पर्य है, तो कॉलर से पहले मैं 2 लोगों का नाम और साथ में जोड़ूंगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो था उसे अपन सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इसका अन्य नाम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी है। तो अब आपको याद आ गया होगा सब। गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं इसे। इसका जो प्रतिपादक थे, इसके जो प्रतिपादक थे इस सिद्धांत के, उनका नाम था वर्दीमर। तो इस सिद्धांत को उन्होंने 1911 में दिया था। किसने दिया था? वर्दीमर ने दिया था। उसके बाद इसको प्रयोगकर्ता जो थे वो हमारे कॉलर साहब थे, जो 1916 में उन्होंने इसे प्रयोग किया। अब बात आती है कि उन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो उन्होंने एक बानर पर इसका प्रयोग, वन मानुष पर इसका प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। आप प्रत्येक बात को मेरी को नोट करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ये तो पूछ लिया है। अब क्या पूछेगा इससे रिलेटेड, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो वन मानुष पर। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उसका क्या नाम था, तो उसका नाम जो था वो क्या था? सुल्तान था। कब प्रयोग किया? तो 1916 में। इसको दिया किसने था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत को? तो वो दिया था प्रतिपादक जो थे अपने वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कॉलर। सहयोगी कौन था? तो वो कोफा थे, जो 1920 में उन्होंने इसका सहयोग किया था। इस सिद्धांत के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था 1920 में थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक लिखी गई। उसके कारण से यह सिद्धांत क्या प्रसिद्ध हुआ था। तो अब बात आती है कि सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है क्या। तो इनका मानना था सिद्धांतकारों का कि जब भी हम किसी समस्या को हल करने के लिए हमारे अनुसार जो अचानक जो युक्ति आती है किसी समस्या को हल करने के लिए, या तत्काल हम जिस ज्ञान के आधार पर किसी समस्या को हल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। इस आधार पर से तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने, जो हमारे व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा कि किसी समस्या को हल करने में समय लगता है, लेकिन इनका मानना था कि समस्या को हल करने में समय नहीं लगता, वो तत्काल ही सूझ उत्पन्न होती है और हम क्या करते हैं? समस्या का हल करते हैं। और इसका अन्य नाम था संपूर्णवादी सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत। तो इसका नाम ही संपूर्णकार सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत है। तो उन्होंने, अब हम प्रश्न पर आते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं। इनका पहला है कि एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है। नहीं, स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि कॉलर इस पर बात ही नहीं करते, स्वायत्त नहीं आती। सूझ जो उत्पन्न होती है, तो सूझ के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे पहले हमारे सामने क्या होना चाहिए? समस्या होनी चाहिए। जब समस्या होगी तभी क्या होगा? सूझ उत्पन्न होगी। जैसे कॉलर साहब ने जब प्रयोग किया था बन मानुष सुल्तान पर, तो उन्होंने उसे क्या है, 4 चरणों में ये प्रयोग किया था। पहले में उन्होंने उसको बॉक्स में बंद किया और क्या पाया कि उन्होंने कीलों को ऊपर टांग दिया था। तो उसे प्राप्त करने के लिए उसने जो डिब्बे रखे, बॉक्स ऊपर बॉक्स रखे, तो उसने क्या, ये सूझ लगाई। सूझ आई, तब उसने क्या हुआ? केला प्राप्त किए। तो केला क्या थे? समस्या के रूप में वहां पर टांगे गए थे उसके लिए। तो स्वायत्त तो है नहीं,
ऑटोमेटिक तो समस्या का हल कभी होता नहीं, आप लोग भी जानते हैं, कभी भी हमारे सामने जब समस्या आती है ऑटोमेटिक हल नहीं होती। तो ये कॉलर के अनुसार बात करें तो उन्होंने भी कहा कि ऑटोमेटिक हल नहीं होती, तो गलत हो गया। दूसरा, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत से हमारे रिलेटेड कौन है, तो वो हमारे थॉर्नडाइक हैं। ओके, इस पर चर्चा थॉर्नडाइक करते हैं। उत्तेजना प्रतिक्रिया पर भी अपनी चर्चा कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। अब कौन बता संपूर्ण स्थिति की एक अनुभूति, तो संपूर्ण स्थिति की एक अनुभूति ये सिद्धांत का एक उपनाम ही है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम आंसर ना लगा पाए। क्लियर है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि वाइगोत्स्की ने कारकों खालिस्तान कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया जो संज्ञात विकास में न करे। जब भी वाइगोत्स्की का नाम आए तो वाइगोत्स्की ने तो सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो किस पे दिया, समाज पे दिया। इनका मानना था कि बालक जो भी कुछ भी सीखता है वो समाज में सीखता है। तो जैसे ही इस वाइगोत्स्की देखें, आप समाज पे क्या लगा सकते हैं, आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सामाजिक होगा। व्यक्तिगत पर बात अपने मैस्लो साहब जी करते हैं। संज्ञान पे याद अपने जीन प्याजे जी करते हैं, साथ में बिनूर भी संज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार सूचना प्रतिक्रियाकरण की कौन सी विधि अनविधि योजनाओं के निर्माण करती है, मानने की स्कीमा। तो जीन प्याजे के अनुसार आप लिख लें, मैं बोल रहा हूँ कि जीन प्याजे ने 4 टर्म दिए हैं या 4 शब्द दिए हैं जो कि लगातार प्रश्नों में पूछे ही जाते हैं। पहला दिया था उन्होंने, तो उनका मैं आपको नाम बताता हूँ। एक स्कीमा, एक अनुकूलन है, एक समायोजन है और एक संगठन है। ये 4 टर्म या 4 नए शब्द जो हैं जो मनोविज्ञान में जो जोड़े गए हैं वो जीन प्याजे के द्वारा जोड़े गए हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था और बालक के बौद्धिक विकास के 4 स्तर बताए थे। क्लियर है। पहले स्तर को उन्होंने 6 भागों में बांटा था, जो कि मैं पहली वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूँ, तो आपका यहाँ समय नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। फिर भी आप यहाँ पे याद रखें, 4 स्तर है, 4 अवस्थाओं में बांटा, पहली अवस्था को 6 अवस्थाओं में बांटा। यहाँ तक क्लियर है। तो उन्होंने 4 कौन थी, संगठन था, संगठन इसमें है नहीं। क्लियर है। अनुकूलन है नहीं, समायोजन है नहीं। अब बचा समंजन या एकोमोडेशन। तो ये किसके द्वारा दिया, जीन प्याजे के द्वारा दिया। ये होता क्या है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन माने जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और उस देखने के बाद उसी के अनुसार जो हम अपने मस्तिष्क में अवधारणा बनाते हैं उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, और उसी से तैयार होता है हमारा स्कीमा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, स्कीमा हो जाएगा। पूछताछ के बारे में वो बात नहीं करते, अभी प्रेरणा से कोई मतलब नहीं, अभी प्रेरणा पर बात में जी करते हैं अपने, विचार विमर्श पर भी कोई मतलब नहीं। आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, जिसमें दिया मैस्लो के 5 अवस्था मॉडल के खालिस्तान में के आकार में है। पूछ रहा है कि मैस्लो ने जो 5 अवस्था का जो मॉडल दिया था या सिद्धांत दिया था वो उसका आकार कैसा था, मतलब वो अपन को डायग्राम पूछ रहा है किस आकार में दिया। तो मैस्लो की जी की जब भी अपन बात करें तो मैस्लो ने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्या है एक इस प्रकार का डायग्राम बनाया था जिसे उन्होंने 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5, 5 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें नहीं पता तो बहुत कठिन है, पता है तो बड़ा सिंपल है। तो उन्होंने केवल पूछा है जो मॉडल दिया वो कैसा कैसा आकार कैसा था, क्या ये आकार जो इन्होंने दिया ये वर्गाकार है, नहीं वर्गाकार तो नहीं है। क्या ये आयतकार है, आयताकार भी नहीं है। वृत्त है, वृत्त भी नहीं है। यह क्या है, पिरामिड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो इस 5 अवस्थाओं में उन्होंने 5 स्थिति बताई कि मनुष्य को जीवन में सर्वप्रथम किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा तो फिर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार उन्होंने 5 बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया था सुरक्षा, नहीं सुरक्षा उन्होंने दूसरों में, पहले में बताया उन्होंने रहने पीने खाने की व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान जो अपन बोलते हैं। शारीरिक अवस्था, सबसे पहले मनुष्य को अपनी क्या करनी होती है, शारीरिक अवस्था की पूर्ति करनी। जब व्यक्ति को खाने पीने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था पूरी हो जाती है उसके बाद वो कौन सी अवस्था पाता है, दूसरी पर, जिसमें उसे क्या लगता है, सुरक्षा लगती है।
फिर वो अपनी सुरक्षा करता है। जैसे आप भिखारियों को देखोगे, गलत मत लेना, जो हमारे रोड किनारों पर सो रहे होते हैं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है क्या? नहीं। उनकी पहली आवश्यकता क्या है? उनकी पहली आवश्यकता है कि उन्हें खाना मिल जाए। जब वहां से अपन देखें तो जब उन्हें खाना मिल जाता है वहीं सो जाते हैं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही। जब व्यक्ति की पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, सुरक्षा की जैसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब वो कहाँ पे आता है? दूसरी पे आता है। खाने पीने की व्यवस्था हो गई तो वो आएगा सुरक्षा की पे, मकान मकान बनाएगा, हाँ, मकान मकान में रहेगा। इस प्रकार से इन अवस्थाओं को 5 अवस्थाओं में क्या है, बांटा गया था। और अंतिम में तो अब अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस प्रकार इसका आंसर ये मिल गया है। अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है। इसके लिए उसके इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए उसके इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो बच्चा जब भी किसी परीक्षा हॉल में जा रहा है पेपर देने के लिए, तो आप मान करके चलिएगा कि वो क्या है, अगर वो नकल के विचार से क्या है तो वो क्या दूसरों पर निर्भर होगा, तभी नकल कर पाएगा। लेकिन अगर अपन इस प्रश्न को देखें तो इसके ऑप्शन में अपन देखें तो अपन को सर्वश्रेष्ठ आंसर लेना होता है। कभी कभी क्या चारों ही सही होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ को अपन को चुनना होता है। माता पिता की सहभागिता का अभाव, हाँ, अगर बच्चा चोरी करना सीख रहा है या नकल करना सीख रहा है तो एक कह सकते हैं कि माता पिता का गाइडेंस नहीं है, अभाव हो सकता है। ये बात भी ठीक है कुछ हद तक, ये बात ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है। दूसरा, मंद पठन की अवधारणा, ये ठीक है, शायद वो मंद हो पढ़ने में। तीसरा, आत्मसम्मान की कमी, हाँ ये भी ठीक है, उसे कोई भय ही नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, हाँ मेरा आत्मसम्मान की बात ही नहीं है। चौथा, दूसरों पर निर्भरता। लेकिन इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ आंसर होगा वो क्या? दूसरों पर निर्भरता। परीक्षा हॉल की बात कर रहे हैं, परीक्षा हॉल में जब बालक चोरी कर रहा है या नकल कर रहा है तो इसमें उस समय उसका क्या होता है? दूसरों पर निर्भरता होता है। यह सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पर। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाइयों। बिल्कुल समझते चलना है, जहाँ किसी को कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट कर सकता है। खाली स्थान सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय हैं। इसमें आप जब पढ़ोगे इसको, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लिंग ही हो जाएगा इसका आंसर, लिंग अनिवार्यता। क्योंकि जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो अंतर होता है वो किसके आधार पर होता है? लिंग अनिवार्यता के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर ही होता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है। अब गतिविधि की जब भी बात चलेगी तो अर्थात इसका ये है कि गतिविधि मतलब एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होगा? आप शारीरिक रूप से उस क्रिया में जुड़ेंगे, शारीरिक रूप से जब किसी में जुड़ेंगे तो वो क्या होगी? गतिविधि होगी आपकी। तो गतिविधि के साथ सीखना को अपन कहते हैं काइनेस्थेटिक, है ना। तो गतिविधि से सीख रहे हैं तो आप दृश्य करोगे क्या? केवल नहीं, दृश्य तो नहीं करोगे। गतिविधि के साथ सीख रहे हो तो ये नहीं होगा, मौखिक होगा। गतिविधि में मौखिक शामिल है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, मौखिक शामिल है, दृश्य भी शामिल है। लेकिन इसका जो ऑप्शन के आधार पर जो सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा काइनेस्थेटिक होगा, गति के साथ सीख रहे हैं। मौखिक में क्या है कि आप एक जगह बैठे रहोगे, मौखिक में आप एक ही स्थान पर बैठे रहोगे। दृश्य भी आप एक स्थान पर बैठकर देख सकते हो, श्रवण भी कर सकते हो। लेकिन गतिविधि माने स्पीड लाना, शरीर में एक्टिविटी लाना, इस आधार पर सीखना, वो काइस्थेनिक कहते हैं। तो ये हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। क्लियर होगा आपको। अगला बढ़ते हैं 28 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है? प्रश्न पर ध्यान देना। क्या कह रहा है? सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो तो उसे नहीं देखना, जो सत्य नहीं है वो हमारा क्या होगा? इसमें आंसर होगा। तो रचनात्मक होता क्या है? रचनात्मक में तक शिक्षा में हम देखते हैं, शिक्षण में तो इसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है, बालक के विचारों को स्वीकार किया जाता है,
बालक को अपने साथियों के साथ बातचीत करने की के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आपस में एक दूसरे से सहयोग करके सीखे, क्योंकि बालक जो है टीचर की अपेक्षा अपने साथियों से बातचीत करके लगभग 60% तक सीखते हैं। तो शिक्षक से जाना जो सिखाने का कार्य होता है वो हमारे साथियों का होता है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, बच्चे को क्या पसंद है रचनात्मक शिक्षण में उस पर जोर दिया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर आंसर छांटे हम। तो दिया है कि यह शिक्षक को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है। शिक्षण की महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, ये बात तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। छात्र एक दूसरों के मत को महत्व देना सीखते हैं। हाँ, रचनात्मक शिक्षण में हम एक दूसरे के मत को स्वीकार करते हैं, बढ़ावा देते हैं। एक छात्र की सोच और विचार पर चर्चा का उपयोग किया जाता है। हाँ, छात्र के बीच में चर्चा विचार करना चाहिए, इससे तो रचनात्मक शिक्षण होगा। तीसरा है कि प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। नहीं, पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार नहीं बनाते, बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार रुचि बनाएंगे नहीं। ये बात गलत है, ये रचनात्मक शिक्षण में नहीं आती। ये बात गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि हमें छांटना ही क्या है, गलत छांटना है। क्लियर है दोस्तों? तो तीसरा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 29। क्या है कि फ्राइड के अनुयायी एरिक्सन ने तो सिद्धांत दिया था, वो मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया था, जो कि आपको सभी को एक लाइन में याद होना ही चाहिए। तो बस इसमें हम चारों में देखेंगे तो मनोसामाजिक दिया ही है, अपना आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है सोचने वाली। कुछ कुछ आंसर तो बड़े सिंपल दिए थे, फिर भी पेपर बहुत कठिन रहा था। वर्ग 2 का जो हुआ था, ये वर्ग 2 का पेपर जो है आप मान के चलिएगा कि वर्ग 3 के पेपर में लगभग 80% तक क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इन प्रश्नों को हल कर लो, काम हो जाएगा। बच्चों को खाली स्थान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू करना चाहिए। बच्चों को अनुभव मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिससे अनुभव करने से पहले हमें उसकी संज्ञानात्मक क्षमता माने उसे ज्ञान प्रदान कर देना चाहिए। डर डर से पहले बच्चों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि झिझक, गुस्सा या घृणा। क्या लगता है आपको? बालक में क्या होता है, झिझक होती है, जिसके कारण से वो क्या होता है, अब पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पूछ नहीं पाता क्वेश्चन, तो मैं क्या होना, उसकी झिझक से पहले ही उसे ज्ञान करा देना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा। क्लियर है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब आप इनको, ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, इसको जब आप पूरा कर लोगे तो आप मान के चलिएगा कि आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी, जिससे आप पेपर को, वर्ग 3 के पेपर में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो। वर्ग 3 है, सीटेट है, रीट है, किसी भी बाल विकास से संबंधित किसी भी परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि हम समझ विकसित कर रहे हैं, क्वेश्चन को रट नहीं रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं। धन्यवाद।